हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा जीसी लियोंग जो किताब है, ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, उसी का क्लाइमेटिक जो रीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स जो वर्ल्ड के अंदर में पाए जाते हैं, उसी का ये हमारा लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम जो टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है, वहाँ पे क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पे रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जीसी लियोंग के ये जो क्लाइमेट डिफरेंट टाइप के जो क्लाइमेट्स बताए गए हैं उनके बारे में जहाँ अभी तक हमने रीड किया है, तो हमने मेडिटेरियन के बारे में देखा है, हमने वेट इक्वेटोरियल जो क्लाइमेटिक रीजन है उन सब का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो प्रेसिपिटेशन है, कौन से समय बारिश होती है, किस तरीके की वहाँ पे इकोनॉमी है, कौन लोग वहाँ पे पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हमने इन प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में उनको रीड किया है। तो आप उनके बारे में जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। स्टूडेंट, टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये ग्रासलैंड आपको मैक्सिमम क्या तो कोई डेजर्ट का एरिया होगा, क्या कोई ऐसा एरिया होगा फॉरेस्ट वाला एरिया, उसी के साइड में ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम डेवलप होता है, उसी के नियर बाई एरियाज़ में ये ग्रासलैंड सिस्टम है वो डेवलप होगा। ये आपको यहाँ देखने की ज़रूरत है। जैसे आप देखिए कि चाइना के अंदर भी जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं वो पाए जाते हैं, हमारी जो सेंट्रल एशिया है तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। जो गोबी डेजर्ट का एरिया है, जो गोबी डेजर्ट है उसके जस्ट नियर बाई में यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं वो हमको मिलते हैं। सबसे पहले इसका जो नेम है, नेम से यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेन होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड मीन्स द वो ग्रासलैंड जो टेम्परेट रीजन है उसके अंदर में पाए जाते हैं, उनको यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड बोला जाता है। इनको हर एक कंट्री के अंदर में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अंदर में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे आप देखिए, कहीं पे इनको पंपास बोला जाता है, कहीं पे इनको पेरीज के नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेफीज के नाम से इसको सेंट्रल एशिया या एशियन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर में जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाया जाता है वहाँ पे इनको स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। कहीं अगर हम बात करें हंगरी नाम का जो कंट्री है वहाँ पे इनको पुस्टाज के नाम से जाना जाता है। तो ये इनकी एक स्पेशल बात है कि यहाँ इनको अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कंट्रीज में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें टेम्परेट ग्रासलैंड की, तो स्टूडेंट्स ये ग्रासलैंड हमेशा इंटीरियर कॉन्टिनेंट के इंटीरियर वाले रीजन में पाए जाएंगे, जहाँ पे जो लैंड मास है वो डोमिनेट करेगा। लैंड मास डोमिनेट करेगा मीन्स कि वहाँ पे जो लैंड का एरिया है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा रेदर देन द, अगर हम ओशियनिक एरिया से उसका कंपेयर करें या ओशियन से उसका अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, तो इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि इस एरिया में प्रॉपर ग्रासलैंड इकोसिस्टम होने की वजह से वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे डेवलप हुए हैं। इसी वजह से इस एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका जो रेस्ट वर्ल्ड के साथ में जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो वहाँ पे बेटर वे में डेवलप होने की वजह से वहाँ पे जो एक्सपोर्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, जो टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड हैं ऐसे इंटीरियर के अंदर डेवलप होते हैं और डोमिनेट बाय द ग्रासलैंड, वो यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। यूरेशिया में इनको स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। ये ब्लैक सी के फुट से जो अल्टाई माउंटेन्स हैं वहाँ तक के रीजन के अंदर में पाए जाते हैं। नॉर्दर्न अमेरिका की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न अमेरिका में इनको पेरीज के नाम से जाना जाता है। सदर्न अमेरिका, जहाँ अर्जेंटीना और उरुग्वे का जो रीजन है, जो कंट्रीज़ का जो रीजन है जहाँ पे जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम डेवलप हुआ है उसको पंपाज के नाम से जाना जाता है। और स्टूडेंट्स, पंपाज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पंपाज ओनली टेम्परेट ग्रासलैंड इकोसिस्टम है जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे रिसीव होती है, और सभी एरियाज़ के अंदर भी रिसीव होती है। जैसे पेरीज के अंदर भी रेनफॉल रिसीव होगी, या और सब की अगर हम बात करें वहाँ पे भी रेनफॉल रिसीव होती है। बट अगर हम बात करें कि कंपेयर करें सभी एरियाज़ का, तो यहाँ पे पंपाज के अंदर में आपको जो रेनफॉल है वो आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए कि साउथ अफ्रीका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं, वहाँ भी उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है।
स्टूडेंट्स ये आप मैप के अंदर इन सबको मार्क कीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इनको याद ज़रूर से कीजिए कि कहाँ पे इनको किस नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्दर्न अमेरिका में आप देखिए, नॉर्दर्न अमेरिका में जहाँ पे जो पेरीज हैं वो डेवलप हुई हैं, उन्हीं के आसपास के एरियाज़ में हमको देखने को मिलेगा एक चिनूक नाम की एक हवा है, एक विंड है, लोकल विंड है, उसको चिनूक नाम से बोला जाता है। तो चिनूक नाम की एक विंड है, वो वहाँ पे फ्लो करती है, लोकल विंड है वहाँ की। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि चिनूक की वजह से वहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट होती है और वो यहाँ पे पेरीज के अंदर जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। स्टूडेंट्स चिनूक नाम से हेलीकॉप्टर भी पाए जाते हैं, हाई वेट लिफ्टिंग के लिए वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इंडिया ने भी रिसेंटली हमारे डिफेंस फोर्सेज के अंदर जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इंडक्ट किया है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें टेम्परेचर के वेरिएशन की, तो मैक्सिमम जो लैंड मास है उसका डोमिनेशन होने की वजह से आपको यहाँ पे जो टेम्परेचर की यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलेगी। जो टेम्परेचर है उसके अंदर आपको दिन और रात का जो टेम्परेचर है, इवन जो डे और नाइट का जो टेम्परेचर है उसके अंदर भी आपको वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि लैंड मास का डोमिनेशन है। लैंड मास का डोमिनेशन होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि दिन के अंदर जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, नाइट के अंदर जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे डिप करेगा। इसकी वजह से जो वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा। जैसे हमने देखा वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है यूनिफॉर्म रहता है, टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। यहाँ पे वेजिटेशन की अगर हम बात करें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम यहाँ पे डोमिनेट करता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के डोमिनेट करने की वजह से यहाँ पे आपको ट्रीज़ की जो संख्या है, जो पेड़ों की जो संख्या है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी। मैक्सिमम यहाँ पेड़ों के रूप में फ्लावर्स के जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ की कुछ स्पेशल बातें हैं यहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो टेम्परेचर के बारे में हमने देखा कि ज़्यादा लैंड मास का, एक्सटेंसिव लैंड मास का वेरिड होने की वजह से, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं या यहाँ पे मॉडरेटिंग सी हैं उनका एब्सेंस होने की वजह से, उनके इन्फ्लुएंस ना होने की वजह से यहाँ हमको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्टेपीज़ का जो क्लाइमेट है नॉट सीवियर है, सीवियर नहीं है, यहाँ पे हमको ये भी देखने को मिलेगा। प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें, प्रेसिपिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सिंपल है। अराउंड 50 mm के अराउंड यहाँ पे बारिश है वो देखने को मिलती है। नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर की सब वेरिएशंस पे कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। तो 50 mm के आसपास जो रेनफॉल है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देखिए कि अगर ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वो वहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम किस तरीके से डेवलप होगा, क्योंकि जो रेनफॉल है उसकी जो यहाँ पे अगर हम बात करें जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी की, तो वो आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एवरेज जो रेनफॉल है उस तरीके से देखने को मिलेगी। और अगर कम रेनफॉल होगी तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे डेजर्ट का एरिया डेवलप हो जाएगा, तो इस वजह से कम रेनफॉल भी नहीं होगी। जो एवरेज रेनफॉल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ जहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड का ये इकोसिस्टम है, ये क्लाइमेटिक रीजन्स हैं जो डेवलप हुए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पंपाज का रीजन है, जो यहाँ पे अर्जेंटीना और उरुग्वे के रीजन के अंदर पाए जाते हैं, वहाँ पे जो रेनफॉल है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है। चिनूक एक विंड है जो लीवर्ड साइड में फ्लो करती है पेरीज की, वो यहाँ पे जो आइस है उसको मेल्ट करती है और वो वहाँ पे एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ये इस जो क्लाइमेटिक रीजन है उसके अंदर हमको देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वेजिटेशन की, वेजिटेशन मैक्सिममली ट्री लेस है। यहाँ पे जो ग्रास है उसी का डोमिनेशन होता है। कुछ यहाँ पे ग्रास टाइप का कुछ पेड़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। कुछ जो पेड़ों की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं होती है, वो ज़मीन के साथ ही उनका टच बना रहता है, तो इस वजह से आपको ट्री लेस इकोसिस्टम है। यहाँ पे जो कुछ पेड़ भी मिलेंगे वो यहाँ पे ग्रास टाइप के पेड़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर एंड फूड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो
टेम्परेट ग्रासलैंड का एरिया है वो कम्प्लीटली एग्रीकल्चर के ऊपर डोमिनेट करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे डोमिनेट करता है। इनको ग्रीनरीज ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। ग्रीनरीज ऑफ द अर्थ इस वजह से बोला जाता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है वो की जाती है, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है। रेनफॉल एवरेज यहाँ पे रेनफॉल है, फर्टाइल यहाँ पे सोइल है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर कोई हर्डल नहीं है, इस वजह से बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुए हैं। और बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट होने की वजह से यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस किया जाता है उसका जो एक्सपोर्ट है वर्ल्ड के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर जो डोमिनेट करने वाली कुछ वहाँ पे लोकल नोमेडिक ट्राइब्स हैं, लोकल कुछ लोग हैं, वो वहाँ पे हेल्प करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, जो आपको सेंट्रल एशिया के अंदर जो स्टेपीज़ का एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट रिसेंटली इन एरियाज़ में क्या हुआ है, दिस एरिया बिकम्स द एरिया ऑफ द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर थ्रू द मैकेनाइज्ड मैनर में वीट का कल्टीवेशन किया जाता है। इसी वजह से इनको ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो वीट का जो कल्टीवेशन किया जाता है ये पेरीज के अंदर किया जाता है, यूएसए के पेरीज के अंदर में। वहाँ पे मैक्सिममली जो वीट एंड मेज है उसका वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। और वो वहाँ पे अगर हम बात करें कि वहाँ की जो मीट इंडस्ट्री है उसके डेवलपमेंट में भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। वीट और मेज यहाँ पे मोस्ट एक्सटेंसिव क्रॉप हैं जो यहाँ पे उगाए जाते हैं, फार्मिंग की प्रैक्टिस की जाती है। दीज एरियाज ऑल्सो बिकम द ह्यूज एक्सपोर्टर ऑफ द बीफ, मटन, वूल, हाइड्स और मिल्क के एक्सपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा सेंटर बन गए हैं, जहाँ से हाई क्वांटिटी में, हाई क्वालिटी के अंदर में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, मीट है, जो बीफ है, वो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, पंपास जो हैं उसको हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी वजह से पंपास के अंदर में हमको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है, इसके अलावा डेयरी जो प्रोडक्ट में जो मीट है उसका जो डेवलपमेंट है वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उन एरियाज़ में जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा यहाँ से हमको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में देखा, जिनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। टेम्परेचर का वहाँ पे वेरिएशन होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। एवरेज 50 mm के आसपास जो बारिश है वो देखने को मिलती है। कुछ एरियाज़ में लोकल विंड हैं जिसमें चिनूक नाम की लोकल विंड यहाँ पे हेल्प करती है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से यहाँ पे ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में था। ऐसे ही हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के लिए भी लेके आएंगे इस, और जितने भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इनको रीड कीजिए और इनको रिवाइज कीजिए रेगुलर वे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।